हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, UPSSC द्वारा आयोजित कराए गए कोई भी एग्जाम में हिंदी का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी कड़ी में हम हिंदी पे हर टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें हमने संधि के बारे में पढ़ना शुरू किया था। संधि में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की संधियाँ पढ़ी थी, जिसमें से स्वर संधि पर हमारे वीडियो बन चुके हैं, व्यंजन पर भी बन चुके हैं। आज बारी है विसर्ग संधि की। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि स्वर संधि में कौन कौन सी मात्राएं आने पर संधि की पहचान कैसे करते हैं। तो स्वर संधि की पहली संधि आती है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में मात्राएं जो आती हैं वो बड़ा आ की आती हैं, बड़ी ई की आती हैं और बड़ा ओ की आती हैं। अगर किसी संधि शब्द में हमें ये 3 मात्राएं देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर हम दीर्घ संधि पर टिक करेंगे। दीर्घ के बाद आती है गुण संधि। गुण संधि की पहचान होती है, इसमें ए की मात्राएं आएंगी और ओ की मात्राएं आएंगी, साथ ही साथ अर की मात्राएं भी आएंगी। गुण संधि के बाद आती है वृद्धि संधि, जो अपनी तीसरी संधि होती है। इसमें आय की मात्राएं आती हैं और औ की मात्राएं आती हैं। वृद्धि के बाद आती है यण संधि। यण की पहचान या, वा, रा, यानी ये यण संधि की पहचान है। कोई भी संधि शब्द होगा उसमें या तो या आएगा, या तो वा आएगा, या फिर रा आएगा। और 5वीं और आखिरी संधि है स्वर संधि की, जिसमें हमने देखना है कि उसमें आय आएगा, आओ आएगा और आय आएगा। तो इस प्रकार की संधियों में होता है अयादि संधि। ये हमारी 5 प्रकार की संधि हो गई। जैसे पवन पावक में आव आता है, गायक में गय अक आता है, यानी आय आ गया। तो इसी प्रकार से हमारी 5 संधियों की पहचान हो गई। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। और दोस्तों, UPSI का नोटिफिकेशन आने ही वाला है 1 से 2 महीनों में, तो हम सभी की तैयारियां प्रबल होनी चाहिए, जिसका फ़ायदा हमें हर एग्ज़ाम में विशेष रूप से मिलेगा। तो हम सभी लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संधि के इस भाग में विसर्ग संधि से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, नए साथियों को जोड़ें। यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं, लाइक किया करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला नियम, जो विसर्ग संधि से संबंधित है। ये देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनाधन अनुकूल बराबर मनोकूल हो गया। तो इसमें देखिए आप, जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो गया, तो इस विकार को ही विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे ही विकारों से संबंधित हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसके अलग अलग नियमों के बारे में। इसमें कुल 7 नियम हैं। तो इसमें पहला नियम, जो कि का नियम है, इसका अध्ययन करते हैं। विसर्ग पहले यदि आ और बाद में भी आ अथवा वर्ग के तीसरे यानी चौथे और 5वें वर्ण अथवा या, रा, लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब विसर्ग के बाद यदि आ आए अथवा वर्ग के तीसरे यानी ग, घ, अंगा, या फिर चा, छा के बाद जा, झा, झा, इया ये सब आए, यानी तीसरे चौथे 5वें आएंगे, या फिर यारा लावा आएगा, तो वहाँ पर उसका ओ ही होना है। अब आगे हम उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे मनाधन अनुकूल, तो मना में विसर्ग है, अनुकूल का आ, तो ये मिलके बनेगा ओ में, तो बन गया मनोकूल। तो इसी प्रकार अधाधन गति, अब आधा में विसर्ग लगा हुआ है, साथ ही साथ गति ये का खा के बाद गा, यानी वर्ग का तीसरा अक्षर है,
तो ये भी बन जा रहा है ओ में, यानी अधोगति हो गया। इसी प्रकार मनः धन बल, यानी मनोबल में बदल रहा है। अब देखिए मनः में ये विसर्ग है और बल यानी ये तीसरा अक्षर है वर्ग का, यानी पा फा के बाद बा आता है, तो ये बन गया मनोबल में। अगला नियम देखते हैं, दूसरा नियम, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यार अलावा हा में से कोई हो तो विसर्ग का रा का आधा रा में हो जाता है। देखते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए निधन आहार तो हो जाएगा निराहार। अब निह में विसर्ग है, आ में बड़ा आ है, अब ये मिलकर के दोनों क्या बनाएंगे, रा बनाएंगे, तो हो गया निराहार। अब निधन आशा, निह के बाद यानी विसर्ग के बाद बड़ा आ है, तो ये बन जाएगा निराशा। निधन धन बराबर हो जाएगा निर्धन, तो इसमें रा आ गया। इस प्रकार से ये नियम है। अब देखते हैं तीसरा नियम, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में भी चा छा या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, यानी ये तालवी सा हो जाता है। अब निश्चल में ये विसर्ग नी है और चा आ गया, चा छा या सा में से कोई हो तो यानी चा आ गया, तो ये बन जाएगा, इसमें आ जाता है आधा सा निश्चल हो गया। इसी प्रकार निधन छल, यहाँ भी छा आ गया तो हो गया निश्चल हो गया। दुधन शासन, अब यहाँ पर भी देखिए सा आ गया, तो यहाँ बन गया दुशासन, यानी आधा सा इसमें भी आ गया। ये हो गया अपना तीसरा नियम। चौथा नियम है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग स बन जाता है, यानी जो विसर्ग रहेगा अगर उसके बाद ता सा हो तो वो सा में बदल जाएगा, आधा सा में। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे नमस्ते होता है तो ये नमः में विसर्ग है और इसके बाद ते आता है, तो ये आधा सा में बदल जाता है, यानी चाहे इसको इस प्रकार लिखें या फिर इस प्रकार लिखें, तो ये हो गया नमस्ते बन गया। नमाधन ते बराबर नमस्ते। इसी प्रकार निधन संतान बराबर निसंतान हो गया। इसी प्रकार दुधन साहस बराबर दुस्साहस हो गया। इसी प्रकार दुधन शासन बराबर दुशासन हो जाता है। अब आगे देखते हैं पांचवा नियम, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। अब देखते हैं, जैसे निधन कलंक, अब देखिए विसर्ग है और यहाँ पर का आया हुआ है, तो ये बदल जाएगा ये षटकोण वाले सा में, तो बन गया निकलंक। इसी प्रकार चतुर्धन पाद बराबर चतुष्पाद, यानी यहाँ पर पा का भी सा में परिवर्तन हो गया, यानी किसी भी विसर्ग से के बाद ये वर्ण आएंगे तो उसका षटकोण वाले सा में परिवर्तन होना तय है। इसी प्रकार निधन फल बराबर निष्फल हो जाता है, यहाँ पर भी फा का सा में परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं छठा नियम, विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निधन रोग बराबर निरोग। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है, आ हो या बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसी प्रकार निधन रस में देखिए भी यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया है। अगला नियम देखते हैं जो कि आखिरी और सातवां नियम है, विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये काफ़ी सिंपल है, साथ ही साथ ध्यान रखने योग्य भी है, क्योंकि हर जगह हम परिवर्तन ही ढूंढेंगे और यहाँ पर परिवर्तन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे प्रश्नों का गलत होना काफ़ी संभावित होता है, तो इसको ध्यान रखना होगा। अब जैसे देखिए आप अंतः प्लस करण यानी अंतःकरण, तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई
चिन्ह में परिवर्तन नहीं हुआ, ना विसर्ग बदला है, ना कोई मात्राएं आई हैं। तो ये संधि के बावजूद भी एक जैसा ही है। अब आगे देखते हैं कि संधि की सारणी देख लेते हैं कि कौन कौन सी मात्राओं से मिलने से कौन कौन सा बनता है। अब देखिए, अगर हम आ से आ मिलाएंगे तो आ ही बनेगा, अगर हम दीर्घ आ से दीर्घ में आ मिलाएंगे तब भी आ ही बनता है, ये हम जानते ही। अब हम देखिए, अगर आ को हम ई से मिलाते हैं तो ये बन रहा है ए की मात्रा। अब आ को भी बड़ी ई से मिलाएंगे तभी ए की मात्रा बनेगी। अब आ को हम ऊ से मिला दें तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, हम लोग जानते ही हैं। सारे संधि के नियम इसी सारणी में हैं। चाहे आ को बड़ा ऊ से मिलाएं तब भी ओ बनेगा। अब आ को री से मिल जाता है तो अर बन जाता है, याद देख ही रहे हैं। इसी प्रकार ए बनता है, आय बनता है, ओ बनता है, आओ बनता है। तो ये सारी मात्राएं ये हमारी सारणी में दी हुई हैं। इस सारणी को आप लोग ध्यान से देखें, समझें सारी बातों को। ये सबका संक्षिप्तीकरण है सभी मात्राओं का। इसी के साथ दोस्तों विसर्ग संधि में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार हमने पढ़ लिए हैं कि संधि में कौन कौन से नियम होते हैं। तीनों संधियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ी थी, संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। साथ ही साथ व्यंजन संधि में हमने पढ़े हैं कि व्यंजन संधि में 12 नियम होते हैं। साथ ही साथ आज हमने विसर्ग संधि में देख लिए, इसके भी 7 नियम होते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो विस्तृत जानकारी है संधि के संबंध में वो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी लोग वीडियो को बार बार देखें, जिससे रिवाइज करेंगे तो परीक्षा में इसका भरपूर फायदा मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।